हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? आई होप कि जून के एग्ज़ाम के लिए आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे अभी से। जिन लोगों को जून का एग्ज़ाम पहली बार देना है या फिर जिनको लगता है कि दिसंबर वाला आप लोग का जो है नेट का एग्ज़ाम उसमें कम रह जाएगा, मार्क्स जो है नहीं हो पाएगा या कुछ भी है, जो लोग भी जून के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो देखिए 1 महीना तो ऑलरेडी निकल चुका है, जनवरी जा चुका है, तो बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टाइम जो है जब फिक्स होता है ना एग्ज़ाम आपका कि जून में होगा, तो फिर टाइम ऐसे यूँ भागता है। तो आपको रिलैक्स नहीं होना है, अभी से तैयारी शुरू कर देनी है क्योंकि जितना जल्दी आप अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है, उतना ही आपको टाइम मिलेगा सिलेबस कवर करने का, प्लस लास्ट में जो लास्ट मिनट होता है ना 1 महीने का लास्ट, उसमें रिवाइज़ करने का और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। तो आई होप आप लोगों ने जून की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दी होगी अपने नेट के एग्ज़ाम की, और उसी के रिगार्डिंग जो है बहुत सारी मैं आप लोग को केमिकल साइंस पढ़ाती हूँ और केमिकल साइंस की काफ़ी सारी क्लासेस, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, PYQs मैंने डिस्कस किए हैं जिसकी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। और जून के एग्ज़ाम के लिए लाइव जो है हमारी वेबिनार होगी 2 फ़ेब को 12 to 1। तो जिन लोगों के मन में भी जो भी डाउट्स हैं जून के एग्ज़ाम को लेके, नेट के एग्ज़ाम को लेके, केमिकल साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको अटेंड करें और वहाँ पे अपनी क्वेरीज जो है पूछ सकते हैं। सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रखनी है और उसके बाद जो है पूरा सिलेबस कवर करेंगे रिकॉर्डेड प्लस लाइव वीडियोज़ के थ्रू। तो बाकी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए या कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो है हाइपर कॉन्जुगेशन। आपने नाम सुना होगा, GOC का पार्ट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो है हाइपर कॉन्जुगेशन की हेल्प से सॉल्व होते हैं। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एल्कीन्स की स्टेबिलिटी का, तो वहाँ पे आप हाइपर कॉन्जुगेशन लगा के देखते हो कि कौन सी एल्कीन स्टेबल होगी, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हुई, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी हुई। तो हाइपर कॉन्जुगेशन वर्ड आपने काफ़ी सुना होगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है और ये मतलब क्या चीज़ है, कैसे होता है, क्या इसका ओरिजिन है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है, इसके क्या क्या एप्लीकेशंस है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। सिर्फ कंसेप्ट को पढ़ के छोड़ देने से वो आपका क्या होगा, आपने आज पढ़ लिया, आज आपको समझ आएगा, अच्छा लगेगा, 1-2 दिन बाद धीरे धीरे वो डिलीट होता जाएगा जब तक आप उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे प्लस उसको रिवाइज नहीं करोगे। यही है केमिस्ट्री का मंत्र कि आपको चीज़ें पढ़नी है, उसके प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करनी है और प्लस उसको रिवाइज करना है। बिना रिवीजन के सब चीज़ें हम भूल जाते हैं क्योंकि हमारा जो ब्रेन है इतने सारे सब्जेक्ट, इतनी सारी चीज़ें पढ़नी होती है, इतना कुछ सेव नहीं करके रख सकता जब तक बार बार आप उसको रिकॉल नहीं कराओगे कि ये चीज़ ऐसे थी। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो आज का टॉपिक है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन को हम वो और भी बाकी सारे नामों से जानते हैं, जैसे कि नो बॉन्ड रेजोनेंस भी इसको कहते हैं, या फिर इसको हम कहते हैं सिग्मा p ऑर्बिटल रेजोनेंस। ठीक है, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, एक और टर्म है बेकर नाथन इफेक्ट। ठीक है, तो तीनों नाम एक ही चीज के हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन आज पढ़ेंगे। पर हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ने से पहले ये तो पता हो कि कॉन्जुगेशन क्या है ना। हाइपर कॉन्जुगेशन 2 वर्ड से मिलके बना है, एक हाइपर और दूसरा कॉन्जुगेशन। अब हाइपर का मतलब तो आपको पता है, हाइपर मतलब बहुत ज़्यादा। जब बोलते हैं ना कि ये चीज़ हाइपर और हाइपो 2 वर्ड होते हैं, हाइपर का मतलब बहुत ज़्यादा, हाइपो मतलब कम। ठीक है, हाइपरटेंशन जैसे होता है, बीमारियां होती हैं, तो जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाए, अति जिसको बोलते हैं, उसका कहते हैं हम हाइपर। हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन समझना पड़ेगा। हाइपर आपको पता है कि क्या होता है क्योंकि हाइपर जनरल वर्ड है, केमिस्ट्री के अलावा भी यूज होता है, बट कॉन्जुगेशन समझना है कि क्या होता है। तो फटाफट पहले देखते हैं कि कॉन्जुगेशन होता क्या है। कॉन्जुगेशन क्या होता है कि जब यूजुअली जब हम डिफाइन करते हैं तो बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन के उसमें या डबल बॉन्ड के, कि जब डबल बॉन्ड जो है अल्टरनेट हो। ठीक है, मतलब इस तरीके से हो कि यहाँ पे जैसे पाई
फिर सिग्मा, फिर पाई, या फिर मैं इसको कह दूं डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। तो जब ऐसे अल्टरनेशन में हो डबल और सिंगल बॉन्ड्स, तब हम उसको कहते हैं कॉन्जुगेशन। बट ये सिर्फ ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, कॉन्जुगेशन में बहुत सारी चीजें हो सकती है। यहाँ पे कॉन्जुगेशन है पाई पाई कॉन्जुगेशन, है ना। कॉन्जुगेशन में पाई चार्ज भी हो सकता है, कैसे, जैसे कि ये है, मैं यहाँ पे प्लस चार्ज लगा दूं, है ना। यहाँ पे क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है आपका चार्ज, तो पाई चार्ज कॉन्जुगेशन भी हो सकता है, या फिर मैं यहाँ पे माइनस लगा दूं, तो इसको कहेंगे हम पाई चार्ज कॉन्जुगेशन। इसके अलावा ये फ्री रेडिकल में भी आपको मिलेगा, है ना। तो कॉन्जुगेशन का मतलब दो चीजें जब अल्टरनेट पोजीशन पे हो, चाहे वो पाई पाई बॉन्ड हो, ठीक है, या फिर जो है पाई वैकेंट ऑर्बिटल हो, या फिर जो है आपका लोन पेयर भी हो सकता है। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे मैं NH2 लगा दूं, तो यहाँ पे जो कॉन्जुगेशन है वो है पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन। ये लोन पेयर यहाँ जाएगा, ये यहाँ, तो ये कॉन्जुगेशन में है। और ये जब इस तरीके से इलेक्ट्रॉन घूमते हैं यहाँ से वहाँ, इसको हम कहते हैं रेजोनेंस। ये दोनों चीजें, दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, कभी कभी हम कॉन्जुगेशन को रेजोनेंस और इसको आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, बट एग्जैक्ट ये है। और ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जब भी मैकेनिज्म किसी भी रिएक्शन की निकालोगे, तो वहाँ पे क्या करोगे, वहाँ पे यही इसी तरीके से एरो लगाते जाना है, इलेक्ट्रॉन को घुमाते जाना है। इलेक्ट्रॉन्स कभी भी फिक्स नहीं होते, बस ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि बहुत सारी जगह ज़्यादातर जो है इलेक्ट्रॉन फिक्स किसी एक पर्टिकुलर एटम के ऊपर नहीं रहते, वो इधर से उधर डीलोकलाइज करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर। तो वही चीज़ है रेजोनेंस, और स्पेशली पाई बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा तो चलो फिर भी फिक्स रहता है, सिग्मा बॉन्ड को तो हम कह देते हैं कि फिक्स है, जैसे इस चेन के अंदर ये फिक्स है। बट अगर इसमें पाई लगा दो तो वो क्या करेगा, डीलोकलाइज, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, इस तरीके से। तो पाई इलेक्ट्रॉन जो है इधर से उधर मूव करते रहते हैं, सिग्मा फिक्स रहते हैं, इसीलिए हम कॉन्जुगेशन बोलते हैं पाई को, मतलब ध्यान में रखते हुए कि जब पाई जो इलेक्ट्रॉन हो अल्टरनेशन में हो तो उसको हम कॉन्जुगेशन कहेंगे। बट हाइपर कॉन्जुगेशन होता है जब सिग्मा भी इन्वॉल्व हो जाए। यूजुअली हम कहते हैं कि सिग्मा तो फिक्स रहता है, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, अगर ये यहाँ पे CH है, इधर है ये, ठीक है, तो जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हम कहते हैं कि ये फिक्स रहते हैं, ये इधर से उधर मूव नहीं करते। बट अगर सिग्मा में भी कॉन्जुगेशन हो जाए तो उसको कहते हैं हम हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। ये नाम से क्लियर है। अब हम समझेंगे, कॉन्जुगेशन हमने देख लिया, अब हम समझेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या चीज़ है, ठीक है। और ये हमारा जो है हाइपर कॉन्जुगेशन वो कहाँ कहाँ इन्वॉल्व होता है। देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये चीज़, ये वर्ड जो है, जब कोई भी कंसेप्ट आता है उसका एक पर्टिकुलर ओरिजिन होता है, और उसके ओरिजिन के पीछे एक स्टोरी होती है। जैसे मैंने बताया था, हाइब्रिडाइजेशन वाली स्टोरी थी। हर एक चीज़ के पीछे एक स्टोरी होती है, तो इसकी स्टोरी, कुछ स्टोरीज हमको पता होती है, कुछ नहीं पता होती। तो सिस्टमैटिक जब हम चीज़ें पढ़ेंगे तो वो अच्छे से याद रहती है। तो ये स्टोरी देखते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन टर्म आई कहाँ से इसका ओरिजिन होता है। तो देखिए, आपको अगर एक चीज़ याद हो, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट हमने पढ़ा था। उससे पहले आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको हम लिखते हैं +I और -I, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, फटाफट 1 मिनट में देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इसके बिना नहीं समझ आएगा। यहाँ पे कोई ग्रुप लगा है कार्बन के साथ, कोई भी X ग्रुप है, ये एक कार्बन की चेन है, ठीक है। यहाँ एक कार्बन की चेन है और इसके साथ ये लगा है कोई भी X ग्रुप, कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, विड्रॉइंग हो, ठीक है। ये डोनेटिंग भी हो सकता है, विड्रॉइंग भी हो सकता है। अगर ये ग्रुप ऐसा है कि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, तो जो कार्बन और इस X के बीच में बॉन्ड बनेगा, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इसकी तरफ होंगे। आपको पता है कि जब बॉन्ड दो ऐसे एटम के बीच में बने जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो, एक का नेचर ऐसा हो इलेक्ट्रॉन छीनने का और दूसरे का कैसा हो जाए, डोनेट करने का, ठीक है। डोनेट करने का ना भी हो, जब एक छीन रहा है तो दूसरे की तो मजबूरी है डोनेट करना। तो इसलिए क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन पेयर इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, सेंटर में ना रह के, होने चाहिए थे सेंटर में बट इसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, और इसके ऊपर आ जाता है डेल नेगेटिव, इसके ऊपर आता है डेल पॉजिटिव। डेल मतलब पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज।
अब ये इलेक्ट्रॉन अगर इससे खींच रहा है, ये किससे खींच रहा है? कार्बन से, तो कार्बन इससे खींचेगा और ये वाला कार्बन इससे खींचेगा, तो इस तरीके से ये इफेक्ट जो है आगे चेन में फैलता जाता है, ठीक है। और 3 कार्बन एटम के बाद हम मानते हैं कि ये 3 तक ही बस वैलिड है, मतलब आगे नहीं होता। तो इस तरीके से इस इफेक्ट को हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ये इसकी वजह से है। अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा यहाँ पे, या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, उसी के बेसिस पे हम कहते हैं प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। इस एक्स ग्रुप के बेसिस पे हम कहते हैं। तो ये चेन इफेक्ट होता है एक तरीके से, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे छीन रहा, दूसरा तीसरे से, इसको हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अब अगर मैं एल्काइल ग्रुप लूँ CH3, तो ये हमारा हुआ कौन सा 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप, ये हुआ 2 डिग्री और ये हुआ 3 डिग्री। तो जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो 3 डिग्री का ज़्यादा होता है, उसके बाद होता है 2 डिग्री का, उसके बाद 1 डिग्री का, ठीक है। क्योंकि CH3 जो ग्रुप है वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, तो ये इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये इसकी तरफ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी ओवरऑल, ये यहाँ पे अगर कोई चीज़ जुड़ेगी उसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। सेम यहाँ पे 2 डोनेटिंग जुड़े हुए हैं और यहाँ पे 1 जुड़ा हुआ है। तो मिथाइल ग्रुप जो होता है प्लस आई इफेक्ट शो करता है, और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में अगर आप कंपेयर करोगे तो प्लस आई इफेक्ट यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का नेचर सबसे ज्यादा किसका है? डोनेट नहीं कह सकते यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने का नेचर सबसे ज्यादा किसका है? वो है टर्शरी वाले का, 3 डिग्री वाले का। बट हुआ क्या, तो अब ओरिजिन देखने के लिए ये देखा गया कि जब यही आपका एल्काइल ग्रुप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अगर जुड़ा हुआ है एल्कीन के साथ, तो इसका नेचर चेंज हो जाता है, ठीक है। किसके साथ जुड़ा हुआ है? अगर ये ऐसे जुड़ा हुआ है, ये कोई अल्काइल हैलाइड है, सपोज करो X मतलब कोई भी हेलोजन है, FCl Bri कोई भी, तो ये अल्काइल हैलाइड हुआ। और इसी के साथ मैं एक ये ले लूं, ठीक है, ये एल्कीन है। तो यहाँ पे क्या है कि ये हमारा है डबल बॉन्ड और यहाँ पे है सिंगल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप जो है आपका वो टर्शरी ही है, ये भी 3 डिग्री है और ये भी क्या है 3 डिग्री है। तो क्या होता है कि दोनों का नेचर कैसा है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का। तो यूजुअली ये होता है कि 3 डिग्री ग्रुप जो है ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडिंग है, इसको यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, इसलिए 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है 2 और 1 के कंपेरिजन में। बट यही अल्काइल ग्रुप जब डबल बॉन्ड के साथ अटैच हो तो इनका नेचर बदल जाता है, उल्टा हो जाता है बिल्कुल। मतलब अब 3 डिग्री की वजह से एल्कीन की स्टेबिलिटी कम हो जाती है, 2 डिग्री की वजह से बढ़ जाती है। तो ये जब चीज नोटिस की गई तब जाके इस इफेक्ट का ओरिजिन हुआ, जिसको हम कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। इस इफेक्ट को समझाने के लिए ये टर्म आई थी। देखिए जैसे यहाँ से ये आपका हुआ मिथाइल इथाइल, ठीक है, ये आपका हुआ, इसके बाद 2 डिग्री 3 डिग्री, तो इधर से इधर जाने पे इंडक्टिव इफेक्ट जो है बढ़ रहा है, प्लस आई इफेक्ट जो है इधर की तरफ बढ़ रहा है, बट हाइपर कॉन्जुगेशन घटता जाता है। इसी वजह से एल्कीन की स्टेबिलिटी को आप इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे नहीं समझा सकते। यहाँ पे मतलब समझा तो सकते हैं, बट जो एग्जैक्ट रीजन है उसका वो वहां पे होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बेसिस पे ही हम एल्कीन की स्टेबिलिटी देखते हैं। अब हाइपर कॉन्जुगेशन को आप 2 तरीके से समझ सकते हैं, एक तो समझ सकते हैं ऑर्बिटल के थ्रू और दूसरा समझ सकते हैं रेजोनेंस के थ्रू। 2 तरीके हैं, दोनों तरीके से समझेंगे। ऑर्बिटल के बेसिस पे समझते हैं।
देखते हैं कि कार्बोकैटायन में पहले ये इफेक्ट जो है आपको हाइपर कॉन्जुगेशन का 3 जगह मेनली देखने को मिलेगा। ठीक है, 3 जगह इसके सबसे ज्यादा एप्लीकेशंस होते हैं। पहला आपका एल्कीन्स के अंदर, एल्कीन की स्टेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और वहां आपने हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे बताना है। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी उतना ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगी। ठीक है, ये हम अभी देखेंगे कि कैसे निकालते हैं और कैसे पूरा करके देखते हैं, कैसे शॉर्ट ट्रिक के थ्रू देखते हैं, ये देखेंगे। सेकंड, आप कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे देखोगे और थर्ड इसका एप्लीकेशन होगा फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी में। ठीक है, 3 मेन है, और भी जगह इसके एप्लीकेशंस हैं, पर 3 जगह मेन है जहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें भी सबसे ज्यादा जो एल्कीन की स्टेबिलिटी है वहां पे सबसे ज्यादा इसका एप्लीकेशन होगा। तो ऑर्बिटल के ऊपर देखिए, अगर कोई कार्बोकैटायन है, सपोज कीजिए ये कोई कार्बोकैटायन है, इसके ऊपर है प्लस चार्ज और इसका जो पड़ोसी है यहां पे ये है CH3। ठीक है, ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, दोनों कार्बन है पड़ोसी। एक स्टोरी के थ्रू इसको समझते हैं, दोनों दो पड़ोसी कार्बन है ना। इस वाले कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है, इसने 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं और एक इसके ऊपर प्लस चार्ज है। अगर आप इसके ऑक्टेट देखो तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 2 तो हुए इस बॉन्ड के, 2 हुए इस बॉन्ड के 4 और 2 हुए यहाँ के 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है। तो मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। दुखी है ये इस बात से, प्लस चार्ज है इसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। और यहाँ वाले के पास पूरे इलेक्ट्रॉन्स है, कितने, 8। अगर आप देखो तो 4 बॉन्ड बनाए, 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये इस वाले कार्बन अपने पड़ोसी कार्बन को कहता है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो क्या आप मुझे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करोगे? क्योंकि जब आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप अपने पड़ोसी से, अपने दोस्तों से ही बोलते हो, है ना। तो ये कहता है कार्बन की नहीं, मेरे पास भी इलेक्ट्रॉन, मतलब मैंने सारे यूज कर लिए बॉन्ड बनाने में, तो मेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये कहता है कि आप मुझे किसी और से बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन दे सकते हो। तो ये इस हाइड्रोजन से क्या करता है, इसने इस हाइड्रोजन के साथ जो अपना इलेक्ट्रॉन यूज किया है, ये इसको कहता है कि मैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट कर देता हूँ बॉन्ड बनाने के लिए, क्योंकि इसके पास है एक खाली ऑर्बिटल, है ना। कार्बोकैटायन के पास क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक p ऑर्बिटल खाली होगा जहां से इलेक्ट्रॉन निकल के गए हैं, तो ये खाली ऑर्बिटल है इसके पास। तो ये क्या करेगा, जो यहाँ पे इसके साथ ओवरलैपिंग वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये ऑर्बिटल के जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये इसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, है ना। ये इसके साथ रेजोनेंस में होंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर जाके इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर शिफ्ट होते रहेंगे। तो ये होता है ऑर्बिटल अप्रोच। ये मतलब ये क्या है, ये वाला जो ऑर्बिटल्स हैं इनके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये फिल्ड ऑर्बिटल और ये एम्प्टी ऑर्बिटल। तो मैंने आपको बताया था जहां कहीं ऐसी स्टोरी होती है, बोरेन्स में आप देख लो, है ना, जहां कहीं ऐसी स्टोरी होती है खाली ऑर्बिटल हो, एक भरा हुआ ऑर्बिटल हो, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए अपने आप से वो एक दूसरे के साथ क्या कर जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं, इंटरेक्ट कर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि परमानेंटली इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर उधर शिफ्ट होता रहेगा, इसीलिए रेजोनेंस बोलते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ भी कमी पूरी करेंगे और यहाँ भी करेंगे, यही इन्वॉल्व होंगे। ऐसा ही बोरेन में भी होता है। तो इसको हम कहते हैं ऑर्बिटल अप्रोच। ठीक है, इस टाइप से यहाँ से इसकी डेफिनेशन आती है। ये हुए सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन और ये हुआ खाली p ऑर्बिटल, तो इसलिए हम इसको सिग्मा p ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन भी कह सकते हैं, या फिर सिग्मा p ऑर्बिटल रेजोनेंस। ठीक है, ये टर्म्स भी इसके लिए दी जा सकती है। अब दूसरा तरीका देखते हैं, ये आपको ऑर्बिटल वाला तो अगर थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो थोड़ा आसान तरीके से देख लेते हैं। ये कार्बन, 2 कार्बन पड़ोसी, इसके ऊपर प्लस चार्ज, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और इसके पास है 3 हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले बॉन्ड के, तीनों बॉन्ड के ही जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको कहेंगे हम सिग्मा सिग्मा सिग्मा। ठीक है, और इसके पास खाली ऑर्बिटल है।
अब ये कार्बन इसकी हेल्प करना चाहता है क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो इसकी हेल्प करना ही चाहता है। बट हेल्प करने के लिए अगर नाइट्रोजन यहाँ होता, ऑक्सीजन होता, तो एक एक्स्ट्रा लोन पेयर होता जिसको वो डोनेट कर सकता था। बट इसके पास चॉइस नहीं है, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो अगर इसको इस कार्बन की हेल्प करनी है तो अपने इलेक्ट्रॉन जो इसने कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया वो दोनों वहां से लेके इधर शिफ्ट करने पड़ेंगे। और हाइड्रोजन बहुत सीधा साधा एलिमेंट, बहुत ही परोपकारी, जिसके साथ अटैच है, आप इजीली उससे इलेक्ट्रॉन छीन सकते हो, वो इजीली H+ में रह सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे और यहाँ बनेगा क्या, डबल बॉन्ड, है ना, ये बन जाएगा ऐसा C, डबल बॉन्ड C। जब यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए तो इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट गया। और क्योंकि आप कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन तो लिया ही था, जो एक यूज किया था, हाइड्रोजन का भी एक ले लिया, तो यहाँ रह जाएगा H+। क्या रह जाएगा, H+। ठीक है, और बाकी के 2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन अगर मैं इसको H1 कह दूं, इसको H2 कह दूं और इसको कह दूं H3 यहाँ वाले को, तो इस तरीके से ये बारो बारी तीनों हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन के 3 तरीके की स्ट्रक्चर बना सकता है। ठीक है, फर्स्ट ये होगी, एक और बनेगी सेकंड, और एक और बनेगी थर्ड। क्योंकि 3 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन यूज कर सकता है ये, तो 3 तरीके की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकती है। ओके, टोटल 3। ये चीज आपको याद रखनी है, बार बार मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकती है, इसी के बेसिस पे स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी, कार्बोकैटायन की भी और एल्कीन्स की भी और फ्री रेडिकल्स की भी। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसको हम, क्योंकि यहाँ पे जो रेजोनेंस हुआ है, रेजोनेंस मतलब इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन, तो यहाँ पे जो रेजोनेंस हुआ है तो H+ और C के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, इसलिए हम इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। यूजुअली जब रेजोनेंस होता है कहीं पे भी, बेंजीन रिंग में देख लो, कहीं पे भी, मतलब जब डबल पाई बॉन्ड्स वगैरह जो कॉन्जुगेशन में होते हैं वहां पे देख लो, तो पूरी तरीके से बॉन्ड टूटते नहीं है, मूव होते हैं, शिफ्ट होते रहते हैं, है ना। 2 एटम के बीच में कंप्लीटली ऐसा नहीं होता कि पूरी तरीके से बॉन्ड टूट जाए, अगर पाई टूटा है तो सिग्मा रहेगा, बट यहाँ पे बिल्कुल ही बॉन्ड टूट गया है, तो नो बॉन्ड रेजोनेंस भी इसको कहते हैं। तो दोनों तरीके से आप समझ सकते हैं। अब इसके बेसिस पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को, जैसे कि एक आपका कार्बोकैटायन ये है, दूसरा आपका कार्बोकैटायन है ये, एक कार्बोकैटायन आपका हुआ ये, और तीसरा कार्बोकैटायन हुआ आपका ये। ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। प्लस आई के बेसिस पे आपने देख रखा है कि प्लस आई के बेसिस पे कैसे एक्सप्लेन करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन के बेस पे आपको बना के देखनी पड़ेगी स्ट्रक्चर, और ध्यान रखना पड़ेगा अल्फा कार्बन का, अल्फा हाइड्रोजन का। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन या अल्फा कार्बन क्या होता है, जिसके ऊपर प्लस चार्ज है या रेडिकल है, ठीक है, या डबल बॉन्ड है, उसका जस्ट पड़ोसी को हम कहते हैं अल्फा एटम। ठीक है, तो यहाँ पे ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे ये अल्फा और ये भी अल्फा, क्योंकि ये भी डायरेक्टली जो जुड़ा हुआ हो उससे, चाहे कार्बोकैटायन हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे फ्री रेडिकल हो, उससे जो डायरेक्टली जुड़ा हुआ एटम होगा वो अल्फा होता है, उससे अगला होता है बीटा। जैसे कि मैं ये लिख दूं यहाँ पे Cl, इससे जुड़ा है CH2, इसके बाद है CH3, है ना। तो इससे जो जुड़ा, अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में अल्फा बीटा देखूं तो ये वाला होगा अल्फा और ये हो जाता है बीटा। ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये बीटा कार्बन, ये बीटा हाइड्रोजन। ये चीज आपको याद रखनी है, ये बहुत जगह काम आएगी, कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म के क्वेश्चन करने में, एल्कीन की स्टेबिलिटी में, ठीक है, फ्री रेडिकल्स और कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी में। तो यहाँ पे हमें देखना है, यहाँ पे कितने अल्फा एच हुए हमारे पास, यहाँ पे 3 अल्फा कार्बन है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। अब अगर मैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं, कौन से वाली रेजोनेटिंग, हाइपर कॉन्जुगेशन वाली, नो बॉन्ड रेजोनेंस वाली स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं यहाँ पे, तो कितनी बन सकती है, 3 बन सकती है, जो कि हमने अभी देखी थी। एक बार ये वाला यहाँ जाए,
तो ये बनेगा आपका H+ CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब की बार क्या हो कि ये वाला चला जाए तो दूसरी स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब की बार ये वाला हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन यूज कर ले तो ये वाली बनेगी। तो इस तरीके से टोटल 3 स्ट्रक्चर इसकी नो बॉन्ड रेजोनेंस वाली बन सकती है। मतलब 3 तरीके की स्ट्रक्चर अलग अलग पॉसिबल है, और जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है उतना ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल हो जाता है, क्योंकि ये प्लस चार्ज डीलोकलाइज कर रहा है। यहाँ पे इसमें सिर्फ एक कार्बन के ऊपर ही प्लस चार्ज रह सकता है, इसमें ये प्लस चार्ज 3 हाइड्रोजन के ऊपर डीलोकलाइज कर सकता है। जितनी अल्फा H होंगी, अल्फा हाइड्रोजन जो होगी उनके ऊपर प्लस चार्ज डीलोकलाइज करेगा। यहाँ पे 6 अल्फा H है, 3 ये वाली और 3 ये वाली, तो 6 के ऊपर डीलोकलाइज कर सकता है। 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी, यहाँ पे 9 बनेंगी, 3, ठीक है, 9 अल्फा H, तो 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 9 हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज डीलोकलाइज करेगा। अगर कोई भी चार्ज जो है या इलेक्ट्रॉन पेयर प्लस माइनस चार्ज रेडिकल एक ही एटम पे प्रेजेंट रहता है तो वो कम स्टेबल है, अनस्टेबल है। मतलब इट इज़ लाइक कि आपने किसी एक आदमी के ऊपर सर पे बहुत सारा बोझ रख दिया है तो वो उसको ज़्यादा देर नहीं संभाल सकता। बट अगर उसके साथ और 2-3 लोग इन्वॉल्व है जो बार बार उसको क्या करे, कभी इसके ऊपर कभी इसके ऊपर, तो ज़्यादा लंबे टाइम तक वो उसको संभाल सकते हैं। तो ऐसे ही होता है रेजोनेंस, जितना ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होगा चार्ज का उतना ज़्यादा जो है स्टेबिलिटी आएगी। तो यहाँ पे आपको सिर्फ स्टेबिलिटी के लिए, चाहे कार्बोकैटायन की हो, चाहे फ्री रेडिकल की हो, चाहे आपकी एल्कीन्स की स्टेबिलिटी हो, आपने देखना अल्फा H कितने हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा H होंगे उतनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी और उतना ज़्यादा स्टेबल होगा मॉलिक्यूल। तो सिर्फ अल्फा H देखने हैं। अल्फा हाइड्रोजन आपको समझ आ ही गया होगा कि क्या है, तो हमने जो है देख लिया है बेसिक। अब फटाफट जो है इसको सिस्टमेटिक वे में पढ़ते हैं ताकि अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो वो भी आप बना सको। सबसे पहले मैंने बताया कि क्या बताया सबसे पहले कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ। ओरिजिन ऐसे हुआ कि जब एक ही जगह दोनों इफेक्ट का ऑपोजिट ऑर्डर देखने को मिला, मतलब डबल बॉन्ड के साथ जब जो है अल्काइल ग्रुप जुड़ जाए तो उसका नेचर चेंज हो जाता है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए आया था हाइपर कॉन्जुगेशन। अब देखते हैं ठीक है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, हर किसी में आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ये इसको एक डब्बे में बंद करके और इसका पड़ोसी जो है उस पे आपको अल्फा H चेक करने हैं। जैसे यहाँ पे 3 है, ठीक है, अब यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे है 2, ये वाले, इस पे अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1। अगर इस पे चेक करोगे तो इस पे कोई भी अल्फा H नहीं है, इसलिए टर्शरी अगर ग्रुप जुड़ा हुआ है एल्कीन के साथ तो वो लेस स्टेबल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी, इस वाले कार्बन के ऊपर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है क्या करने के लिए, हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होने के लिए। इसी तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो एरोमेटिक रिंग के अंदर, जो जहाँ पे हम प्लस आई को प्लस आई से जो है एक्सप्लेन करते हैं, वहाँ पे इसके थ्रू आप जो है हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे टोल्यूइन में है, टोल्यूइन क्या होती है, ये बेंजीन रिंग और इसके साथ जुड़ा हुआ है CH3। तो टोल्यूइन को, मतलब CH3 ग्रुप को हम यहाँ पे कह देते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इसको हम प्लस आई इफेक्ट से शो करते हैं कि प्लस आई इफेक्ट शो करता है। तो इसको हम हाइपर कॉन्जुगेशन से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है रिंग को प्रोवाइड कर रहा है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ के इलेक्ट्रॉन लेके इसको दे देगा, है ना, तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे और ये यहाँ माइनस। तो रिंग के ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है। आप देख रहे हो रिंग के ऊपर क्या आया, माइनस चार्ज आया। रिंग के ऊपर माइनस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है। दैट इज वाई कि जितने भी अल्काइल ग्रुप्स होते हैं उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, है ना। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हो, और इससे आपको हेल्प मिलती है बेंजीन से रिलेटेड रिएक्शंस करने में कि कहाँ पे जाएगा आने वाला ग्रुप। तो किस तरीके से, वो जो मैकेनिज्म क्या है, ये तो आपको पता है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन जो है रिंग के अंदर पुश कर रहा है, बट किस मैकेनिज्म के थ्रू कर रहा है, वो मैकेनिज्म ये है और उसको नाम दिया गया है हाइपर कॉन्जुगेशन।
अब इसके हमें फटाफट से एप्लीकेशन देख लेने हैं, क्योंकि एप्लीकेशन से ही क्वेश्चन आएगा। डायरेक्ट आपसे पूछा नहीं जाएगा कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, किस में मिलता है, क्योंकि डेस्क्रिप्टिव पेपर तो होता नहीं है, पेपर होता है ऑब्जेक्टिव। तो क्वेश्चन भी बहुत अच्छे लेवल के आते हैं, तो क्वेश्चन एप्लीकेशन से पूछे जाएंगे। तो फटाफट इसके एप्लीकेशंस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या एप्लीकेशंस इसके पॉसिबल है। सबसे पहला है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स। क्या होता है कि जो एल्कीन के अंदर ये डबल बॉन्ड है, एल्कीन्स अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ये आपको पता है। तो जब इसमें हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, पाई बॉन्ड जो है इजीली टूट जाता है, और ये बन जाता है सैचुरेटेड एल्कीन से बन जाएगा एल्केन। तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड टूटा है और दो नए बॉन्ड बने हैं। एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है और दो नए बॉन्ड बने हैं किसके बीच में, CH और CH के बीच में। तो यहाँ पे रिलीज होती है एनर्जी। आपको पता है रिएक्शन एनर्जी के बेसिस पे दो तरीके की होती है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें हीट रिलीज हो, और एंडोथर्मिक मतलब जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो। और ये बात डिपेंड किसके ऊपर करती है, ये डिपेंड करती है बॉन्ड बने और टूटे कितने हैं, उसमें कितनी एनर्जी लगी है। क्योंकि जब कोई भी रिएक्शन होती है उसके अंदर क्या होता है, पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, और बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी लगती है और बॉन्ड बनने में एनर्जी रिलीज होती है। दोनों का सम जो निकल के आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, अगर एनर्जी ज्यादा खर्च हुई है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी, है ना। और अगर एनर्जी जो है, नए बॉन्ड ज्यादा बने, एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई है, तो एक्सोथर्मिक हो जाएगी। इस बात के ऊपर ये चीज डिपेंड करती है। तो यहाँ पे जो है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन मतलब हीट जो है निकलती है जब इसका हम हाइड्रोजिनेशन करते हैं एल्कीन का। अब जितना ज्यादा एनर्जी लगेगी इस बॉन्ड को तोड़ने में, मतलब जितनी ज्यादा जो है स्टेबल होगी आपकी एल्कीन, उतना कम हीट यहाँ से निकलेगी। जितना जो है, जो पाई बॉन्ड इनके बीच में बना है, जितना ज्यादा ये स्टेबल होगा, एल्कीन जितनी ज्यादा स्टेबल होगी उतनी कम जो है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन निकलेगी। और इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है हाइपर कॉन्जुगेशन के ऊपर। तो ये चीज जो है, आपने एल्कीन की स्टेबिलिटी, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, दोनों में क्या रिलेशन है ये याद रखना है। एक्सप्लेन हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे किया जाता है, ये अलग चीज है, बट ये रिलेशन याद रखना है कि जितनी ज्यादा, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे देके कि हीट ऑफ, इतनी ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन निकली है, 2-3 एल्कीन्स की दे देगा, बताइए किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो जिसमें कम हीट निकल रही है वो ज्यादा स्टेबल है ना, क्योंकि उसमें ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हुई होगी बॉन्ड को तोड़ने में। जितना ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगी उतना ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी। तो इस वजह से हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन और स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन में रिलेशन आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। एल्कीन्स की स्टेबिलिटी को हम बता सकते हैं सेम वही किसके ऊपर, हाइपर कॉन्जुगेशन के ऊपर। डबल बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड वाली यूनिट और इससे जुड़ा हुआ कार्बन, कहीं पे भी अगर आपको स्टेबिलिटी एल्कीन की चेक करनी है, सबसे पहले इसको पकड़ लो, डबल बॉन्ड को, ठीक है। इस डबल बॉन्ड के पड़ोसी जो होंगे इधर और उधर, वो होंगे अल्फा आपके। अगर डबल बॉन्ड को मैं ऐसे लिख दूं यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो दो कार्बन है, ये डबल बॉन्ड के साथ जो दो कार्बन जुड़े हुए हैं, इधर ये अल्फा है, इधर ये अल्फा है, इन दोनों की आपने पड़ोसी चेक करने हैं एल्कीन की स्टेबिलिटी के लिए। इसके जो दो पड़ोसी है इधर उधर वाले, उसके पास कितने हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन से छीन के इलेक्ट्रॉन वो उसको दे सकता है। तो यहीं से पता चलेगी स्टेबिलिटी, मतलब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आपने बस देखना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे यहाँ क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और ये वाले यहाँ जाएंगे। इसको थोड़ा आगे समझ लेते हैं। ये हुआ आपका डबल बॉन्ड, अभी हमने देखा था कार्बोकैटायन के अंदर किस तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। अब हम देखेंगे एल्कीन के अंदर, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसके और उसके बीच में डबल बॉन्ड, और ये चला जाएगा यहाँ। तो इसके ऊपर आया माइनस चार्ज और यहाँ पे H और एक हो जाएगा H+। इसी तरीके से इसकी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी, एक इस हाइड्रोजन के थ्रू, एक इस हाइड्रोजन के थ्रू, और इस तरीके से डबल बॉन्ड जो है इसको हम, यहाँ पे कौन सा कॉन्जुगेशन होगा, यहाँ पे होगा सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। इसीलिए हम एल्कीन्स में हाइपर कॉन्जुगेशन को सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन भी कहते हैं।
ये बॉन्ड है आपका सिग्मा, है ना, और ये है पाई, तो सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन भी इसको कहते हैं। तो स्टेबिलिटी चेक करने के लिए आपको अल्फा एच देखना है, जैसे यहाँ पे 3 अल्फा एच है। अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें कैलकुलेट करेंगे कि किसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है और उसी के बेसिस पे स्टेबिलिटी को बताएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए पहले मैं ये वाली एल्कीन लिख लेती हूँ, C डबल बॉन्ड C, इसके साथ जुड़े हुए हैं 2 CH3, यहाँ पे भी 2 CH3। एक ये वाली एल्कीन है C डबल बॉन्ड C, इसके साथ एक H है और एक CH3 है, इधर दोनों CH3 है। अगर इन दोनों को कंपेयर करना हो कि इनमें से कौन सी ज़्यादा स्टेबल है, तो आपने देखने हैं नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने हैं, एक तो ये अल्फा कार्बन है, इसका इस यूनिट के साथ जुड़े हुए जो कार्बन्स होंगे वो अल्फा कार्बन होंगे, तो इससे 1 पोजीशन पे एक ये अल्फा, यहाँ पे 3H, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, तो टोटल कितने हुए 12H, 12 अल्फा H। ठीक है, इसके अंदर कितने हैं, ये यूनिट से जुड़ा हुआ ये अल्फा और ये अल्फा और ये भी अल्फा, बट यहाँ अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन होना चाहिए, ये तो डायरेक्टली इससे जुड़ा हुआ है, अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन चेक करने हैं, डायरेक्ट उससे जुड़ा हुआ नहीं, तो ये वाला नहीं काउंट होगा। 3, 3 एंड 3 टोटल हुए 9, तो इसके अंदर 12 अल्फा H, इसके अंदर आए 9 अल्फा H, सेम आपने आगे ऐसे ही काउंट करते जाना है। इसके अंदर कितने हुए 6 अल्फा H, इसके अंदर कितने हुए, यहाँ वाले 2 काउंट नहीं होंगे, जो डबल बॉन्ड से डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं उनको आपने काउंट नहीं करना है, जो डबल बॉन्ड के साथ अगला कार्बन जुड़ा हुआ है उसके हाइड्रोजन को काउंट करना है। बस यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, बाकी सब जो है क्वेश्चन आप कर पाओगे इजीली। यहाँ पे कितने होंगे आपके, यहाँ पे होंगे, ये इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे 2 होंगे और यहाँ पे हो जाएंगे 3। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन जो है अल्फा H के बेसिस पे कर सकते हो। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, जो मैंने आपको भी बताया है, ये आपके नोट्स के लिए मैंने ऐड किया। अगर आपको नोट्स बनाने हैं या एक पर्टिकुलर मतलब होता है ना कि चाहिए मटीरियल आपको इकट्ठा करना है, तो वो चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन आपको पता है टर्शरी की सबसे ज़्यादा, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी और लास्ट में आता है मिथाइल। सेम कहानी है कि यहाँ पे हो जाएंगे आपके टर्शरी के अंदर 9 अल्फा H, यहाँ पे हो जाएंगे जो है आपके 6 और यहाँ पे 3, और मिथाइल में कोई अल्फा H होता ही नहीं है। तो अल्फा H की कहानी है सारी की सारी। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ एल्काइल फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी में भी आपको अल्फा H का ही ध्यान रखना है। फ्री रेडिकल क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल कब बनता है, जब होमोलाइटिकली कोई बॉन्ड टूटता है, मतलब यहाँ से कोई बॉन्ड ऐसे टूटा होगा कि अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 7, कार्बोकेटाइन पे यहाँ पे 2, 4, 6 और 1 7, तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको बस 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ से क्या होगा, मैकेनिज्म क्या होगी हाइपर कॉन्जुगेशन की, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पे यूज़ किया है, ये यहाँ से बॉन्ड अपना तोड़ लेगा, इसको यहाँ यूटिलाइज करेगा, ये बनेगा C डबल बॉन्ड C, 1 इलेक्ट्रॉन इसने ये यूज़ किया, एक इसने यूज़ किया, डबल बॉन्ड बना। अब यहाँ पे H प्लस नहीं H रेडिकल निकलेगा, निकलेगा नहीं बोल सकते आप, ये मत समझना कि वहाँ H प्लस निकल जाता है, वो वहीं रहता है हाइड्रोजन। ये बस एक दिखाने का तरीका है कि इस तरीके से इलेक्ट्रॉन कभी इसने कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, कभी इधर बनाया, क्योंकि वो दोनों के इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करना चाहता है। तो कभी इलेक्ट्रॉन इधर है, कभी इधर है, H प्लस निकलता नहीं है, यहीं पर रहता है। तो ये यहाँ से H रेडिकल इस तरीके से इसके साथ रहेगा, सेम ये वाला निकल सकता है, सेम ये वाला निकल सकता है, बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने कार्बोकेटाइंस में किया था, बस वहाँ पे कार्बन ने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए थे हाइड्रोजन से, इसलिए वो H प्लस हो गया था। यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे सिर्फ अपना इलेक्ट्रॉन लिया है, हाइड्रोजन का छोड़ दिया, तो फ्री रेडिकल्स बनेंगे। तो इस तरीके से फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को भी हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे बताया जा सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि ध्यान रखनी है, बॉन्ड लेंथ जो है शॉर्ट हो जाती है। कैसे, ये डबल बॉन्ड था हमारा, इसके साथ जुड़ा हुआ कार्बन, अब कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैं अगर इनको नंबरिंग दे दूं, इसको कह दूं C1, इसको C2, इसको C3,
कि C1 और C2 के बीच की लेंथ और C2 और C3 के बीच की लेंथ में क्या चेंजेस आते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, मतलब इसके बेसिस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको हम कैसे करेंगे, ये यहाँ जाता है और ये यहाँ, तो इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ऐसी बनेगी, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2, ऐसा बनेगा। ये यहाँ पे निकल जाएगा H+, मतलब इसी के साथ रहेगा H+। तो जो सिंगल बॉन्ड था वो डबल में कन्वर्ट हो गया, जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल में कन्वर्ट हो गया, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे इन दोनों का नेचर जो है, डबल बॉन्ड का नेचर डबल बॉन्ड जैसा नहीं है, इसके अंदर सिंगल बॉन्ड के कैरेक्टर्स आ जाते हैं। बार बार होता रहता है ये इधर उधर, डबल बॉन्ड के अंदर सिंगल बॉन्ड के कैरेक्टर आ गए हैं और सिंगल बॉन्ड के अंदर डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ गए हैं। तो ये वाली बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ये वाली बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपने नोट करना है और इसको याद भी रखना है। ये किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई हो सकता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि कहीं पे भी हो ये चीज़, जहाँ भी रेजोनेंस हो रहा हो, जहाँ भी ऐसे डबल बॉन्ड टूट रहा हो, नए बॉन्ड बन रहे हो, तो वो जो बॉन्ड लेंथ होगी वो एग्जैक्ट डबल या सिंगल वाली नहीं होगी, उसका नेचर दोनों के बीच में हो जाता है। जैसे इसका नेचर हो जाएगा डबल और सिंगल के बीच में, और इसका भी हो जाएगा डबल और सिंगल के बीच में, क्योंकि वो डबल से सिंगल बन रहा है और ये सिंगल से डबल बन रहा है। ये बार बार होता रहता है, ये बेंजीन के अंदर भी ये चीज़ है। तो रेजोनेंस के इम्पैक्ट यही होते हैं। इसके आगे देखते हैं डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट जो है इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। जैसे अगर मैं इसका देखूं, यहाँ पे जो डाइपोल मूवमेंट होगा किसकी वजह से, इसके ऊपर डेल नेगेटिव और इसके ऊपर डेल पॉजिटिव होता है, आपको पता है, ठीक है। पर यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, लेकिन मतलब पार्शियल चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, बट जैसे ही हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व होगा तो पूरी तरीके से नेगेटिव और पॉजिटिव चला जाएगा। तो डाइपोल मोमेंट जो है इसका ज़्यादा होता है और इसका कम होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे गए हैं, इनकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है ओरिएंटेशन इन्फ्लुएंस ऑफ एल्काइल ग्रुप इन ऑर्थो पैरा एंड मेटा पोजीशन। ये चीज़ बिल्कुल वैसी है जो मैंने आपको पहले टॉल्वीन में बताई थी। आपको बस इलेक्ट्रॉन का फ्लो बेंजीन रिंग के अंदर करना आना चाहिए। इलेक्ट्रॉन या तो रिंग की तरफ पुश करेगा कोई भी ग्रुप, या फिर उससे विड्रॉ करेगा। तो जैसे एल्काइल ग्रुप की बात है तो वो डोनेट करता है, और जब डोनेट करता है तो हमेशा हम बोलते हैं एल्काइल ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन रिंग के अंदर होती है, ऐसा क्यों बोलते हैं हम, ऑर्थो पैरा पे ही क्यों, ये होती है ऑर्थो पोजीशन, ये होती है पैरा और ये होती है मेटा। अब मान लिया ये अल्काइल ग्रुप है, तो ये बॉन्ड टूट के यहाँ गया और ये यहाँ गया। आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते चले जाओ बस, डबल बॉन्ड CH2 H पॉजिटिव, यहाँ पे माइनस, ठीक है। अब ऑर्थो पोजीशन पे माइनस आया है। अब अगर एक और मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ, तो दूसरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये जो माइनस है ये चला जाएगा पैरा पे। अब अगर मैं एक और स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये माइनस डीलोकलाइज करके ये फिर से वापस चला जाएगा दूसरी ऑर्थो पोजीशन पे। दो ऑर्थो होती है, ये आ गया वापस से माइनस यहाँ पे, और यहाँ आया आपका डबल बॉन्ड यहाँ पे। तो माइनस चार्ज जो है ऑर्थो और पैरा के ऊपर ही आ रहा है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर्टिकुलर बेंजीन रिंग के अंदर भी पर्टिकुलर तीन जगह ही बढ़ी है, दो ऑर्थो पोजीशन पे और तीसरी मेटा पैरा पोजीशन पे। इस वजह से आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो हमेशा ऑर्थो और पैरा पे जाता है, और इसी वजह से हम एल्काइल ग्रुप्स को ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं। तो ये भी चीज़ हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से है, और ये आपको बहुत काम आएगी जब आप रिएक्शंस पढ़ोगे, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस पढ़ोगे बेंजीन की। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग एल्कीन्स की इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर। किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं पहले एग्जाम्स में, ये आगे पूछे जा सकते हैं। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का पूछा जा सकता है, इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्फा एच आपने निकालने हैं, जैसे कि ये हमारे डबल बॉन्ड यूनिट, सबसे पहले इसको डब्बे में बंद कर लो। इधर कोई अल्फा कार्बन नहीं है, इधर है, इसमें कितने हुए, दो अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे जो है इस ये हमारी यूनिट और इसके साथ ये कार्बन इधर और ये इधर, तो टोटल यहाँ पे हुए 12। ऐसे ही आप इसमें करोगे, ये हमारी यूनिट है, इधर कोई कार्बन नहीं है, इधर हुए 6 अल्फा एच।
ये हमारी डबल बॉन्ड वाली यूनिट, इसके साथ एक इधर कार्बन जुड़ा हुआ है, 2 इधर जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे है 6 अल्फा एच और यहाँ पे है 3 अल्फा एच, तो टोटल हुए 9। ठीक है, अब इसके अल्फा एच के बेसिस पे सीधा आपने स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगा देना है। जिसमें अल्फा एच ज़्यादा वो ज़्यादा स्टेबल, जिसमें अल्फा एच कम वो कम स्टेबल। वाई? क्योंकि जितने ज़्यादा अल्फा एच होंगे उतने ज़्यादा एच के इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहाँ, उसके साथ डीलोकलाइजेशन में, उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। कई बार आपसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी पूछ सकता है, तो जितने अल्फा एच है उतनी ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, ये बात भी आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो चीज़ें मैंने पढ़ाई है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व द डीलोकलाइजेशन ऑफ, हाइपर कॉन्जुगेशन में किसका डीलोकलाइजेशन हो रहा है, कौन सी चीज डीलोकलाइज कर रही है? सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल, पाई बॉन्ड ऑर्बिटल, बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड ऑर्बिटल, नन ऑफ द मेंशन। तो यहाँ पे होता है सिग्मा का, ये मैंने बताया था। हाइपर कॉन्जुगेशन इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि ज्यादातर कॉन्जुगेशन पाई में होता है, बट यहाँ जब सिग्मा में भी मिल जाए तब उसको हाइपर कहते हैं, मतलब बहुत बड़े लेवल पे कॉन्जुगेशन। Next one, larger the number of hyperconjugation structure, the stability of free radical will. जितनी ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। Which of the following is the consequences of Baker-Nathan effect? बेकर नाथन इफेक्ट मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन का। सारे वर्ड्स आपको ये ध्यान रखने जरूरी नहीं, कई बार क्वेश्चन को डिफिकल्ट करने के लिए आपको नया टर्म दे देगा। अब आपको हाइपर कॉन्जुगेशन पता है, बट अगर बेकर नाथन नहीं पता तो आप समझोगे पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आया है। तो इस वजह से कितने वर्ड एक पर्टिकुलर कंसेप्ट के लिए यूज होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए क्या क्या यूज होता है, बेकर नाथन इफेक्ट बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस इसको बोलते हैं, सिग्मा पाई उसके केस में, एल्कीन के केस में बोलते हैं, या फिर सिग्मा पी ऑर्बिटल रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन इसको बोलते हैं। तो सारी चीजें आपने याद रखनी है। बाकी क्वेश्चंस आप इसके प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ऐसे ही जो है अगर आपको और कंसेप्ट वगैरह देखने हैं या मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने हैं केमिस्ट्री के नेट एग्जाम के लिए, तो आप हमारे चैनल पे जाके जो है वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।